आज बात करेंगे टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड स्टॉक की। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बिजनेस, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक आईपीओ लिस्टिंग से लगभग 50% की फॉल दिखा चुका है। इसके काफ़ी रीजंस हैं, उनकी बात करेंगे। पहले इसका बिजनेस देख लेते हैं। तो टार्सन्स प्रोडक्ट एक लैब वेयर कंपनी है जो डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का बिजनेस करती है। कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स और बाकी इक्विपमेंट्स का, मतलब लैब में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। ये देख सकते हो आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। पिपेट टिप्स, पीसीआर ट्यूब्स, वायल्स, प्लेट्स, बॉटल्स, बीकर्स, स्कूप्स, इनके अलावा कुछ मशीन्स भी हैं। ये प्रोडक्ट्स कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो फार्मा कंपनीज़ में, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़, यहाँ मेडिकल या केमिकल्स पे स्टडी हो, उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और सबसे कॉमन हॉस्पिटल्स में और डायग्नोस्टिक कंपनीज़ में, जहाँ हम अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। सिंपली वो चीज़। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देख सकते हो, काफ़ी बड़े नाम हैं। लास्ट पे आपको फॉरेन प्लेयर्स के नाम दिखाई देंगे, मतलब ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया में इनकी 5-6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल में, जिसमें से 2 अभी फाइनल स्टेज में हैं। इसी साल शुरू होगी मैन्युफैक्चरिंग इनमें भी। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी पूरी इंडिया में है, अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 300 प्रोडक्ट सेगमेंट्स में 1700 प्लस SKUs हैं और 40 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आज के टाइम पे कंपनी वैसे तो 66% इंडिया में बेचती है, 34% एक्सपोर्ट करती है, लेकिन 1-2 क्वार्टर पहले एक एक्विजिशन की है कंपनी ने, जिसके चलते अब एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं। 50% हो चुका है रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स से। आज के टाइम पे कंपनी 45 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट 4-5 साल में इनका टारगेट है कि 120 प्लस कंट्रीज़ में सप्लाई शुरू की जाए, जिससे सेल्स और प्रॉफिट्स में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। इनके प्रोडक्ट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ब्रांडेड, सेकंड इज़ ODM। ब्रांडेड मतलब जो जनरल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा। ODM मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब क्लाइंट बताएगा प्रोडक्ट की शेप, साइज़ और उस पे क्या लिखना है, ये सब। लास्ट पे आप ODM एक्सपोर्ट्स के क्लाइंट्स देख सकते हो। तो एक्सपोर्ट्स में इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इनकी पोजीशन भी अच्छी है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं ये ऑलरेडी। अब इस सेक्टर की बात करें तो 2020 से कोविड के चलते लैबवेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड में इंक्रीज देखने मिला। कोविड के चलते टेस्टिंग वगैरह बढ़ गई थी, तो 1-2 साल इनकी सेल्स ज़्यादा ही ग्रो कर गई। अब 2022 से कोविड की टेस्टिंग भी कम होते होते ज़ीरो हो गई, तो जो वन टाइम फास्ट ग्रोथ देखने मिली थी वो गायब हो चुकी है। और डायग्नोस्टिक्स के बिना लाइफ साइंसेज सेक्टर भी ग्रोथ नहीं दिखा पाया है। तो ओवरऑल लैबवेयर प्रोडक्ट्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2 साल से। इसका इफेक्ट कंपनी पे भी आया है।
सेल्स में 7-8% का फॉल आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 101 करोड़ से 51 करोड़ पे आ गया। इस सेक्टर की जो और कंपनीज हैं उनकी सेल्स 30-35% कम हुई हैं लास्ट 2 साल में ड्यू टू दिस स्लो डाउन। तो टार्सन प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू के चलते हमारी सेल्स कम गिरी हैं, वरना बाकियों की तरह 30-35% की फॉल देखने मिलती। तो पहला पॉइंट सेक्टर में स्लो डाउन है जिसके चलते सेल्स और प्रॉफिट कम हुए हैं। सेकंड रीज़न है जो इनके 2 नए प्लांट्स रेडी हो रहे हैं पांचला और आमता में, वहाँ पे जो मेन स्टाफ होगा, सारे काम को जो मैनेज करेगा, उसके लिए इन्होंने पहले ही सीनियर मैनेजमेंट को हायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो सारा प्रोसेस सिखाना होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी वो उसको हैंडल कर पाएंगे। तो उन लोगों का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनको पे तो देनी पड़ेगी, वरना वो कहीं और जॉब करेंगे। तो इससे कंपनी के एक्सपेंसेस अभी के लिए इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन जैसे ही न्यू प्लांट से सेल्स शुरू होंगी तो ये एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कंपनी न्यू कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट चालू करना चाहती है, तो उसके लिए जो डेडिकेटेड सेल्स टीम है उसको मीटिंग्स के लिए, प्रमोशन और मार्केटिंग के चलते ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये सारे खर्चे भी ऐड हो रहे हैं टेम्परेरीली। फोर्थ पॉइंट है जो न्यू एक्विजिशन की गई है जर्मन कंपनी की, उसके जो प्रॉफिट या एबिटा मार्जिन्स हैं वो टार्सन्स के कंपैरिजन में लो हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका भी इफेक्ट देखने मिल रहा है। और एक और चीज़ है कि न्यू प्लांट्स के लिए जो कंपनी का कैश होता है उस पे कोई रिटर्न नहीं मिलती जब तक न्यू प्लांट से सेल्स शुरू नहीं होगी, लेकिन वो सेटअप करने में, परमिशंस लेने में, काम शुरू होने तक 1.5-2 साल का टाइम जाता है। तो इतने टाइम में इनकी ROE और ROCE की बैंड बच गई है, लेकिन ये मोस्टली इस केपेक्स के चलते ही है, क्योंकि पुरानी ROE और ROCE आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हैं, इवन 30+ का नंबर भी दिखाई दे रहा है। और अभी केपेक्स के चलते थोड़ा डेट भी देखने मिल रहा है, लेकिन डेट टू इक्विटी कंट्रोल्ड है एज ऑफ नाउ। और जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें EPS और भी कम हुआ है, जिसके चलते आपको इसकी PE रेशो हाई दिखाई देगी। वैसे ये 30 के नीचे ही थी एक्चुअली। तो ये कुछ जेन्युइन से रीजंस हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के, और उसके चलते स्टॉक प्राइस भी कम हुआ है। तो अगर सेक्टर में रिकवरी आती है, जिसके अर्ली साइंस दिखाई भी दे रहे हैं, तो सिंपली इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। दूसरा, न्यू प्लांट्स जल्दी ही काम शुरू करेंगे तो वहाँ से भी सेल्स आएंगी, तो हो सकता है प्रॉफिट्स और स्टॉक भी जल्द ही रिकवरी दिखाएं, लेकिन उसके लिए इनके नेक्स्ट रिजल्ट्स को करीब से देखना पड़ेगा और न्यूज़ फ्लो को फॉलो करते रहना होगा। इसको आप वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही लो। अब इससे रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वेस्ट बंगाल में हैं, तो हाईली कंसंट्रेटेड है। कोई स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। पॉइंट नंबर 2, ये एक प्लास्टिक बेस्ड बिजनेस है और गवर्नमेंट का कोई नया रूल या प्लास्टिक पे बैन वगैरह इनको परेशान कर सकता है। वैसे प्लास्टिक चीप प्रोडक्ट है, तो इनके ग्रॉस मार्जिन्स 70+ पे रहे हैं मोस्टली। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी 3-4 मंथ की इन्वेंट्री होल्ड करती है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी लेंथी रहते हैं, ये भी दिक्कत है।
एक और प्रॉब्लम है कि लैब बियर कंपनीज में लिस्टेड प्लेयर तो कोई नहीं इनके अलावा, और इन जनरल भी कोई खास नाम नहीं पता हमें। तो जो भी मैनेजमेंट बोल रही है इस सेक्टर के रिलेटेड, उसको हम डबल चेक नहीं कर सकते, बस ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। पीयर कंपनीज के बिना अकेली कंपनी को जज करना मुश्किल रहता है। और लास्ट पे जो इनकी 5वां फैसिलिटी है, उसमें यूज़ होने वाली मशीन्स के ड्यूरिंग डिलीवरी एक एक्सीडेंट में काफ़ी नुकसान हो गया है। वैसे तो इंश्योरेंस का क्लेम फाइल किया है कंपनी ने, लेकिन अब नेक्स्ट लॉट तक वेट करना होगा, तो काम शुरू होने में देरी हो रही है। तो हमें स्टॉक बाय करने से पहले ये सब पॉइंट्स भी दिमाग में रखने होंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऊपर से नीचे आया और अब लास्ट 6 to 9 मंथ्स में ये एक साइडवेज मूव में है। इसका जो सपोर्ट जोन है वो 400 के आसपास दिखाई दे रहा है और एक रेजिस्टेंस 550 के आसपास दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए जो बेस्ट है वो ये है कि इसको 400 के ऊपर ही रहना होगा। अगर 400 का लेवल टूटता है तो ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, जो अभी के लिए साइडवेज है। और अगर यहीं पे ये थोड़ी और कंसोलिडेशन दिखाए 1 या 2 क्वार्टर और उसके बाद 550 से ऊपर की मूव शुरू हो, तो ये बाय करने लायक होगा। और इस पे जो खास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 600 और उसके बाद सीधा 900 है। तो अभी के लिए 400 नहीं टूटना चाहिए और 550 पे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो है जहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो इस तरह से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बाय और सेल का फाइनल डिसीजन आपका होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।